हेलो दोस्तों, मैं विवेक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आंसर एक्सप्रेस को। हम पिछली कक्षा में बात किए थे कोशिका के बेसिक जानकारी के बारे में, यानी कि कोशिका के बेसिक नॉलेज के बारे में, और हम बात किए थे सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के बारे में, और कोशिका मेम्ब्रेन के बारे में यानी कि कोशिका भित्ति के बारे में। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैक्यूल्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के बारे में। आज हम इसका पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। वीडियो जो है लास्ट तक देखना। आज हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है? ये हमारे सेल में पाया जाता है। इस सेल का एक पार्ट है, यानी कि इंटरनल पार्ट है, सेल के अंदर पाया जाता है। आइए हम इसको देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हम सूत्रकणिका के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज सबसे पहले अल्टमैन ने की है। इसकी खोज सबसे पहले अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने की है। इसका काम है श्वसन के दौरान जो है, जब हम सांस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है सेल में पहुंचा दिया जाता है। सेल में क्या सेल में ऑक्सीजन जाकर जो है एक उसमें चेन रिएक्शन होता है, यानी कि एक साइकिल चलती है जिसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। चेन रिएक्शन के दौरान जो है 38 एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि 38 एटीपी यानी कि ऊर्जा का रूप है, ऊर्जा का निर्माण करता है, जिससे 38 एटीपी का निर्माण करता है, जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज से क्या होता है? ऊर्जा यानी कि ऊर्जा प्रदान होती है, यानी कि पावर प्रदान होता है हमारे सेल में। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन के दौरान जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन जो है हमारे हीमोग्लोबिन के थ्रू जो है हमारे सेल में पहुंचा दिया जाता है। सेल के अंदर जो है क्रेब्स साइकिल चलती है, यानी कि जो साइकिल चेन रिएक्शन चलती है, उसके दौरान जो है हमारे सेल में 38 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 एटीपी का निर्माण होता है, जिसके थ्रू हमारे सेल में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस या ऊर्जा गृह कहते हैं। इसकी आंतरिक दीवार को, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार को क्रिस्टी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं आंतरिक दीवार को? क्रिस्टी। इस प्रकार जो है हमारे पूरे शरीर जो है सेल से मिलकर बना है। पूरे सेल में जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यानी कि हर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का निर्माण करते हैं। यानी कि पूरे शरीर में हमारे ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। जहाँ पे हमें ऊर्जा की जरूरत होती है, वहां पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है ऊर्जा बनाकर जो है हमारे शरीर में प्रदान किया जाता है। उसी तरह अब देखेंगे हम गाल्गी बॉडी। गाल्गी बॉडी की सबसे पहले खोज की थी कैमिलो गाल्गी, इन्हीं के नाम से जो है गाल्गी बॉडी का नाम पड़ा है। गाल्गी बॉडी का काम है परिवहन करना। परिवहन यानी कि किस चीज का परिवहन? ऊर्जा का परिवहन करता है। जैसे हमारे शरीर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ऊर्जा बना दी जाती है, उस ऊर्जा को ये क्या करता है? परिवहन करता है। जैसे हम अपना हाथ से लगातार कोई काम कर रहे हैं, तो एक समय ये आएगा कि ये हाथ जो है इसकी ऊर्जा खत्म होने के बाद ये काम करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम लगातार जो है अपने हाथ से जो है काम जारी रखते हैं, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में जो है हमारी पूरा शरीर जो है सेल से बना है। सेल में जो है ऊर्जा का निर्माण हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। उस माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा जो है हर जगह जो ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, उस ऊर्जा को क्या करता है? जहां पे हमें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, इस गाल्गी बॉडी के द्वारा, यानी कैमिलो गाल्गी के द्वारा, जिसको हम गाल्गी बॉडी बोलते हैं, इसके द्वारा जो है हमारी ऊर्जा का परिवहन होता है। जैसे हमारे हाथ में अगर ऊर्जा की जरूरत है, तो सारी जहां पे ऊर्जा की जरूरत नहीं, वहां से ये क्या करेगा? ऊर्जा को ले आएगा हमारे हाथ तक। यानी कि हाथ में ऊर्जा की जरूरत है, ये क्या करेगा? परिवहन करके यहाँ पे सारी ऊर्जा दूसरी जगह से खींच के ले आएगा हाथ या जहां पे इसकी जरूरत होगी। इसीलिए इसका काम है परिवहन करना। का परिवहन करना। अगर हमारे शरीर में गाल्गी बॉडी नहीं होता तो एक समय ये आता कि जैसे हम हाथ से काम कर रहे हैं या पैर से दौड़ रहे हैं, तो एक समय आता ये जो है थक कर जो है काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये जो है गाल्गी बॉडी जो है
हमारे पूरे शरीर में ऊर्जा को मेंटेन रखता है, यानी कि जहाँ पे उसकी ऊर्जा की ज्यादा जरूरत होती है वहां पे ऊर्जा ये पहुंचाने का काम करता है। इसका यही मेन काम है। गाल्जी बॉडी जो है ऊर्जा का परिवहन करती है, इसलिए जो है हमारा पूरा शरीर जो है प्रॉपर काम करता रहता है। अगर हमारा शरीर थकता है तो पूरा शरीर थकता है, ऐसा नहीं होता कि एक अंग थक जाए। यही इसका मुख्य काम है गाल्जी बॉडी का। और रसधानी जिसको वैकुंठ बोलते हैं इंग्लिश में, वैकुंठ में जो है ये जो हमारे शरीर हमारे सेल का एक पार्ट है वैकुंठ, इसमें जो है 65% जो है हमारे पूरे शरीर में 65% जल भरा होता है। 65% जल भरा होता है। और क्या नाम से हम लोग जो है 2-4 लीटर पानी पीते हैं, लेकिन हमारे पूरे शरीर में 65% जल भरा होता है। ये जो है 65% जो जल होता है हमारे सेल के अंदर भरा होता है, यानी कि किसमें भरा होता है, रसधानी यानी वैकुंठ में भरा होता है। पानी तो हम 3-4 लीटर, लेकिन हमारे शरीर में सेल में वैकुंठ में जल का संग्रह होता है। जल का संग्रह कहाँ होता है, वैकुंठ में, यानी कि 65% जल जो है हमारे वैकुंठ में भरा होता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे अंग के बारे में। इसका दूसरा अंग तारकाय, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को सबसे पहले जो है बोबरी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। कौन किया था इसका खोज, बोबरी नामक वैज्ञानिक ने। इस सेंट्रोसोम का काम क्या है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन मतलब ये होता है कि एक सेल टूट कर जो है 2 सेल का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कि एक सेल जो है टूट कर 2 सेल का निर्माण कर लेना। जैसे एक सेल है, ये सेल टूट कर जो है 2 सेल का निर्माण कर लेती है, उसी को हम बोलते हैं कोशिका विभाजन। या फिर इसको बोल सकते हैं पुनर्निर्माण। पुनर्निर्माण मतलब कि एक कोशिका से 2 कोशिका में टूट जाना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी कि ये जो है टूटना नहीं, यानी कह सकते हैं कि ये जो है एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण करना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन जो है सबसे तेज जो है, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन हमारे लीवर में होता है। हमारे लीवर में जो है सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, और सबसे कम विभाजन होता है हमारे ब्रेन में। हमारे ब्रेन में यानी कि लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है, इसलिए कि यानी कि लीवर में सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम के कारण ही हमारा कोशिका विभाजन होता है। यानी कि सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम जो है हमारे लीवर में पाए जाते हैं, इसलिए जो है हमारे लीवर में सबसे तेज कोशिका विभाजन होता है। यानी कि वहां पर कुछ कट छट गया या फिर कुछ क्षतिग्रस्त हो गया तो वो जल्दी से वहां पे सही हो जाता है कोशिका विभाजन के कारण। सबसे कम कोशिका विभाजन हमारे ब्रेन में होता है, यानी कि हमारे मस्तिष्क में होता है। हमारे मस्तिष्क में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए जो है वहां पे कोशिका विभाजन नहीं होता। और एक चीज और जान ले, हमारे सेल में अगर अनकंट्रोल कोशिका विभाजन हो गए, यानी कि बहुत तेजी से विभाजन होगा कोशिका विभाजन, तो उसी को हम बोलते हैं कैंसर। यानी कि कैंसर जो है अनकंट्रोल सेल डिवीजन अगर हो जाता है तो वो हमारा कैंसर का रूप ले लेता है, यानी कि उसी को हम बोलते हैं कैंसर। हमारे ब्रेन में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, लेकिन उसमें भी कैंसर हो जाता है। कैसे हो जाता है ये जान ले कि हमारे ब्रेन में जो है 90% जो है हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल पाई जाती है। हमारे ब्रेन में 90% न्यूरॉन सेल पाई जाती है, जिसमें जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। लेकिन इसमें जो है 10% जो है ग्लियल सेल पाई जाती है। ग्लियल सेल, जिसमें जो है हमारा सेंट्रोसोम जो है उपस्थित होता है। इस सेंट्रोसोम की उपस्थिति के कारण इस 10% ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन हो जाता है। वही कोशिका विभाजन अगर अनकंट्रोल हो जाता है तो हमारे मस्तिष्क में भी कैंसर हो जाता है। अब हम देखेंगे, इसको तो समझ गए होंगे आप तारकाय यानी सेंट्रोसोम के बारे में। अब हम देखेंगे अंतःप्रद्रव्य जालिका, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है हमारे सेल में, ये जो है आंतरिक कंकाल का निर्माण कर, यानी कि जैसे हमारे घर में हमारे पिलर है, वो पिलर क्या करते हैं, घर को पचकने नहीं देते हैं, उसी प्रकार जो है ये क्या करते हैं, हमारी सेल को जो है पचकने नहीं देते, यानी कि पिलर का काम करते हैं। यानी कि आंतरिक कंकाल है, जैसे हमारे शरीर में कंकाल यानी कि हमारे शरीर को में हड्डियां पाई जाती हैं जो हमारे कंकाल का निर्माण करती हैं, उसी प्रकार इसके कंकाल जो है
इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको पचकने नहीं देता, एक आकार बनाए रखते हैं, इसको पचकने नहीं देते और इसकी आंतरिक सहायता करते हैं। और ये जो है दो प्रकार के होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार नहीं हम कह सकते हैं, इसका दो पार्ट होता है। जैसे ये हमारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक भाग जो होता है खुरदुरा होता है, एक भाग प्लेन होता है यानी स्मूथ होता है। इसी को हम बोलते हैं, इसका दो भाग को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला भाग और दूसरा हमारा हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वसा का निर्माण करता है, यानी कि जो हमारा ये चिकना वाला भाग है ये जो है वसा का निर्माण करता है, यानी कि इससे जो है वसा का प्राप्त होता है। वसा जो है चिकना होता है, इसीलिए ये वाला पार्ट जो है चिकना होता है, इसीलिए इसको हम स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये हमारा जो दूसरा पार्ट है ये रफ इंडोप्लाज्मिक बोलते हैं। ये जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको रफ क्यों बोलते हैं? इसमें जो है ये धब्बे पाए गए हैं, इसीलिए इसको जो है रफ इंडोप्लाज्मिक कहते हैं। ये धब्बे क्या है? ये धब्बे जो है राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स हमारे सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, जिसको हम रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये जान लीजिए कि ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन का निर्माण नहीं करता, बल्कि इसमें जो उपस्थित राइबोसोम्स होते हैं वो जो है हमारे सेल्स में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? हमारे सेल्स में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आप राइबोसोम्स के बारे में हम पूरा डिटेल से देखते हैं। इतना तो समझ गए होंगे अंदर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये क्या करता है? कंकाल बनाता है, आंतरिक सहायता भी करता है। ये दो प्रकार के होते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक, रफ इंडोप्लाज्मिक। स्मूथ वाले भाग से जो है वसा का निर्माण होता है और रफ वाले भाग से प्रोटीन का निर्माण होता है, जिसमें राइबोसोम। अब हम इसमें देख लिए माइटोकॉन्ड्रिया को समझ लिए, गाल्जी बॉडी को समझ लिए, वैक्यूल्स को समझ लिए, सेंट्रोसोम को समझ लिए, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को समझ लिए। अब हम समझते हैं राइबोसोम के बारे में। आइए देखते हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो है हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये रफ वाला हिस्सा जो होता है उसमें जो है राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? सबसे पहले जानेंगे राइबोसोम का खोज जो है सबसे पहले पैलाडे ने किया। राइबोसोम्स की खोज किसने की है? पैलाडे ने। ये क्या करते हैं? इनका काम होता है प्रोटीन का निर्माण। ये क्या काम करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाए जाते हैं, रफ वाले साइड में, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक में ये पाए जाते हैं राइबोसोम, जो कि प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। इनको प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से। अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। सेगमेंटेशन कोफिशिएंट यानी कि ये क्या बताता है? ये आकार को व्यक्त करता है, यानी कि किसी चीज का आकार बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये आकार देखने में कौन बड़ा है कौन छोटा, ये इससे नहीं, ये जो है कोई वस्तु देखकर ये नहीं बताया जा सकता कि इसमें सेगमेंटेशन के हिसाब से कि वस्तु बड़ा है छोटा है। इसको ये आकार इस तरह से बताता है, जैसे कोई लिक्विड है उसमें जो है हम उस पार्टिकल्स को डालेंगे, तब जो पार्टिकल जो है सबसे पहले डूब जाएगा वही जो है इसके हिसाब से बड़ा है, और जो लास्ट में डूबेगा उसमें तो इसके हिसाब से सेगमेंटेशन के हिसाब से जो है वो छोटा है। यानी कि सेगमेंटेशन के कोफिशिएंट के हिसाब से जो है राइबोसोम्स जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक है 70S, एक है 80S। 70S का मतलब होता है सेगमेंटेशन। 70S जो है छोटा होता है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। 80S जो होता है राइबोसोम वो बड़ा होता है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, ये हमारा कोशिका के चैप्टर लगभग बहुत बड़ा है। ये हमारी कोशिकाएं जो है दो प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं, एक होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। हम इसको जो है विस्तार से दूसरे पार्ट में बताएंगे, लेकिन हम इतना जान लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक जो होते हैं छोटे होते हैं, जो कि हम इनको अपनी नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसको देखने के लिए जो है
हमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप का उपयोग करना पड़ता है। और जो हमारे 80S राइबोसोम यानी कि बड़े वाले में बड़ा वाला जो राइबोसोम्स है यूकैरियोटिक में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती।